live from Red Fort, flag hoisting and the Prime Minister's address to the nation. Join us at 6:15 a.m. on all Doordarshan channels. कौम की बुनियाद जो होती है वो शागिर्द होते हैं, वो स्टूडेंट्स होते हैं, वो बच्चे होते हैं। जितने भी औरतें आई हैं वो सिर्फ एम्पावरमेंट की वजह से। जो 70 साल से डेवलपमेंट नहीं हुआ था वो हमारी पंचायतों ने डेवलपमेंट की है। जूते कट जाते थे, एक एमएलए के पास जाते जाते फिर भी ट्रांसफार्मर नहीं मिलता था। कब ठहरेगा दर्दे दिल, कब रात बसर होगी। कब ठहरेगा दर्दे दिल, कब रात बसर होगी। सुनते थे वो आएंगे, सुनते सुनते सहर हो गई। नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में, और मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मर्रीन मुदस्सिर और मैं प्रोग्राम की को होस्ट सुरखाब जहरा। जैसे कि नाज़रीन आप सब जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद होता है लोगों की बात सुनना और आला हुकाम तक पहुंचाना। तो नाजरीन इसी घर से हम आज आए हैं साउथ कश्मीर के कुकरनाग इलाके में, जो कि पहले ही टूरिस्ट मैप पे मौजूद है, और जानेंगे यहाँ के लोगों के क्या कुछ ख्यालात है अपने टूरिज्म को बढ़ाते हुए या तरक्की के मुताबिक। तो नाजरीन चलिए सीधे इनके साथ बात करते और जानते हैं इनके हालात। आज से ठीक 1-1.5 साल पहले यहीं पे रूबरू की टीम का एक प्रोग्राम हुआ था। उसमें हमने बहुत सारे मसाइल एजुकेशन के बारे में रेज किए थे, तो इस प्रोग्राम के माध्यम से शायद गवर्नमेंट तक वो बात पहुंची। आज हम गवर्नमेंट का किसी हद तक मशकूर हैं कि उन्होंने 5वीं जमात से ऊपर जो निज़ाम था, इनका सिलेबस जो था वो सेम कर दिया। जैसा है कि सरकारी स्कूलों में बहुत तालीम याफ्ता हमारे बच्चे हैं। जो हमारे प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल है, अक्सर हम देखते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल है टीचर ज़्यादा है, बच्चे कम है। तो हमारे एजुकेशन सेक्टर में जो आया है एनईपी आया है 2020 जो आया है 2020 आया है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट जो स्टूडेंट जिसको इंटरेस्ट होगा वो वही सब्जेक्ट ले सकता है। जहां हम बात करते हैं मर्द की तालीम, फर्द की तालीम, औरत की तालीम, पूरे समाज की तालीम, तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे जानना चाहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या नजर सानिया किया हुआ है यहाँ के लोगों ने। जब से हमारी पंचायतें यहाँ पर बनी है काफी डेवलपमेंट हुआ है। जो 70 साल से डेवलपमेंट नहीं हुआ था वो हमारी पंचायतों ने डेवलपमेंट की है। इसमें हमारी बहुत सारी वुमेन्स भी है, लेडीज है जिसको सरकार ने हुकूक दिया था। आज तक हमारी वुमेन्स को कहीं बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिलता था। सरकार ने हमारी लेडीजों को, हमारी औरतों को मौका दिया है कि लोगों की खिदमत करने का और ये पॉलिटिक्स करने का, लोगों के काम करने का मौका दिया है आजकल। लेकिन हमारी जो औरतें हैं, हमारी बहनें हैं, वो इस वक्त सिर उठा के बाहर निकलती है। हमें बहुत खुशी है इस सरकार पे। हम बहुत शुक्रगुजार है इस सरकार के कि जिन्होंने हमारी औरतों को मौका दिया है बाहर निकलने का और काम करने का मौका दिया है और आवाम की खिदमत गुजारी करने का मौका दिया है। हम सरकार के बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और इसी के साथ साथ जब से हमारे इस पंचायतों में कुछ लेडीजें भी 5 सरपंच बनी है, और हमारे जितने भी यहाँ ब्रैंक कुकरनाग की बात करूं मैं, 5 सरपंच बहुत अच्छे से डेवलपमेंट किया है। हम बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। जब से ये दुनिया बनी है, तब से लेकर आज तक पहले लड़कियों को जलाया जा रहा है, जिंदा दफन किया जा रहा था। जब से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले आए, तब से लेकर आज तक वुमेन एम्पावरमेंट वहां से ही शुरू हुआ था। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला
अनहा वो एक ताजर थी, उन्होंने अपना कारोबार संभाला। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अपना काम खुद करती। इसी तरह हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे वुमेन एम्पावरमेंट, बहुत सारे डिग्निटीज आई है। 51% यहाँ पर वुमेन का वोट है और 49% मर्दों का वोट है। इसलिए हिंदुस्तान को चाहे कि वो ज्यादा से ज्यादा, अगर हमारे यहाँ 33% वुमेन एम्पावरमेंट है तो इसको बराबर बराबर होना चाहिए। जहां तक वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, बहुत अच्छा सवाल है। सरकार को इसके लिए हम शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि वुमेन फोक, यहाँ पर औरतें हमारी इसमें हिस्सा ले। लेकिन कुछ सवालात हम पे भी आयद हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी माँ, बहन, बेटी मार्केट में ना आए, तो मुझे नहीं चाहिए कि मैं अपनी बहन, बेटी, अपनी बीवी को इस फील्ड में उतारूं। हमारी 2 बहनें यहाँ पर हैं माशाल्लाह, परवीना जी हैं, मुनीरा जी हैं। जहाँ पर भी हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की मीटिंग हो, तहसील की मीटिंग हो, ये अपनी बात रखती हैं। मैं उनको सैल्यूट भी करता हूँ, इनको अप्रिशिएट भी करता हूँ और इनके घर वालों को भी अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन अगर आपने किसी बहन को, किसी बेटी को, घरवाली को इस फील्ड में उतारा, फिर आपको उसको मौका ही नहीं देते हैं बात करने का। एक हमारा सरपंच भाई, वो सरपंच ही नहीं है, उसकी बीवी सरपंच है। डीडीसी नहीं है, उसकी बीवी डीडीसी है। वहां पर उसका भाई, वहां पर उसका हस्बैंड काम करता है। तो इन मामलों में एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त से सख्त नोटिस लेना चाहिए। अगर वो माँ, बहन, बेटी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनको हमें मौका देना चाहिए। मैं लोगों से भी ये गुजारिश करता हूं कि वो पार्टिसिपेट करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी ग्राम सभा होती है उनमें, क्योंकि जब हम पार्टिसिपेट करेंगे ग्राम सभा में, उसमें क्या होता है कि जो वुमेन्स वहाँ पार्टिसिपेशन होती है पीआरआईज के थ्रू, तो वहाँ पे ये मसले होते हैं कि बहुत सारे मसले ऐसे भी है कि जो लड़कियां घर में बैठी अभी एजुकेटेड है, वो चाहे एलएलबी करके या ग्रेजुएशन करके, उनके पास काम करने का जज्बा है, लेकिन उनको सही से प्लेटफार्म नहीं मिलता है अभी तक, क्योंकि ना उनको मिला है अभी तक। क्योंकि ये मसले होते हैं कि जब भी वो किसी के पास हो जाते हैं, उनके ऊपर समाज भी और डिपार्टमेंट चाहे जो भी होगा, तो बातें उड़ जाते हैं बीच बीच में। तो ये हमें खत्म करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मसला बहुत सारे लोगों के पास है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर डिपार्टमेंट या जितने भी डिपार्टमेंट है उन पर ध्यान दे देंगे तो इंशाल्लाह जो भी यंग यूथ होगा जो ड्रग्स के साथ करते हैं, लेकिन उनका बेसिक मसला यही है कि उनके पास कोई काम धंधा है ही नहीं। और जो एजुकेशन है, अगर वो एजुकेशन डिग्री लेके 30-30 लाख, 40-40 लाख, 50-50 लाख जेब में रख के उनके पास बिजनेस नहीं है, ना उनको कोई आइडिया देता है कि आप स्टार्टअप थोड़ा चालू करो, जो भी होगा। तो खासकर उनको भी स्कीम मिलनी चाहिए, उनको भी फाइनेंस मिलना चाहिए, उनको भी सपोर्ट होना चाहिए। जिन फालफलान एरियाज में डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, 70 साल से इन सियासत करते थे यहाँ के लीडर, इन्होंने लूटा था गरीब लोगों को। आज हमारे पंचू सरपंचों ने करके दिखाया। जिन पहाड़ियों पे, जिन फालफलान एरियाज में रोड नहीं बने थे, गली कोचे नहीं बने थे, बिजली नहीं पहुंची थी, प्रोटेक्शन नहीं लगा था, वहां पर इस वक्त बिजली भी पहुंच रही है, पानी भी पहुंच रहा है, हर कोई फैसिलिटी उन गुजर बकरवाल लोगों को पहुंच रही है जब से ये सरकार बनी है। और जब से पंचायत राज यहाँ पर लागू हुआ है, हमारे पंच सरपंच बने हैं, डीडीसीज बने हैं, तब से इन फालफलान एरिया में काम होने जा रहे हैं, रोड बन रहे हैं। इस वक्त देखो जल जीवन मिशन में कितने प्रोजेक्ट बन रहे हैं, लोगों को घर घर पानी पहुंच रहा है, बिजली पहुंच रही है। हम गवर्नमेंट के बहुत बहुत शुक्रगुजार है। इसके साथ साथ हम एलजी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने परसों एक ऐलान किया था, जो गरीब लोग हैं जिनके पास लैंड नहीं है अपना मकान बनाने के लिए, उनको भी 5-5 मरले जमीन दी जाएगी, जो अपना घर वो बना सकेंगे। तो ऐसे करके बहुत बहुत काम हुए हैं, हमारी पंचायतों ने किए, बीडीसी डीडीसी ने किए, सरपंचों ने किए, और हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। और गवर्नमेंट को ये भी कहना चाहते हैं, इनको और भी एम्पावर करो। बाकी मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए हो, आपने यहाँ प्रोग्राम किया है। जहाँ तालीम की बात आती है, वही अगर देखा जाए तो सेहतमंद कौम जो है वही तरक्की की ओर बढ़ सकता है। तो यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे, यहाँ पे जितने भी हेल्थ सेक्टर्स है उनका कैसा निजाम है। 2018 में हमारी पंचायतें बनी, जहाँ की पंचायतों को एम्पावर किया गया। 23 डिपार्टमेंट पंचायतों को दिए गए
اس میں ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے جو نمبر 1 پہ آتا ہے. اگر میں ہیلتھ کی بات کروں گا تو ہیلتھ کو گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ایک ٹاسک دیا گیا کہ غریب لوگوں کے گولڈن کارڈ بنائے جائیں. 2011 کی سینسس کے مطابق کچھ لوگ ہمارے رہے تھے جن کا گولڈن کارڈ نہیں بن رہا تھا. اس میں ہمارے پی آر آئیز نے، ہمارے لوگوں نے، ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے افسروں نے ایک پالیسی فریم کی. اس جو 2011 کی پالیسی تھی اس کو چینج کر کے راشن کارڈ کی بیس پہ جو لوگ انٹر تھے ان کے گولڈن کارڈ بنانے کی ایک پروگرام شروع کیا. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، چاہے وہ کووڈ کے دوران، بیماری کے دوران جو ہیلتھ کا سینٹر جو تھا وہ نمبر 1 پہ رہا. اگر اس کے بعد جو ہمارے آج 100% کمپلیٹ ہیں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو گولڈن کارڈ ہیں وہ ہر ایک غریب تک پہنچے، وہ ان کے گولڈن کارڈ بنائے گئے. اور آج ہمارے غریب لوگ ان گولڈن کارڈ کی وجہ سے بہت فائدے اٹھا رہے ہیں. جو کہ ان کا خرچہ آتا تھا قرضہ لے کے وہ اپنی بیماریوں کو علاج کرواتے تھے، لیکن آج گورنمنٹ کی طرف سے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان کو کارڈ ہجرا کیے گئے ان سے وہ بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور یہ جو سکیم ہے یہ ایک فائدہ مند سکیم ہے ہمارے لوگوں کے لیے، ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے. روبرو چینل کا بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہم نے یہ چینلوں پہ دیا ہے، سوشل میڈیا پہ دیا ہے. ہمارا جو علاقہ ہے وہ بلاک لارنو میں پڑتا ہے، متی گاورن اس کا نام ہے، اور ہم متھندو میں رہتے ہیں. تو ہمارے علاقے میں 2006 میں ہاسپٹل کی وہ جو پلنتھ ہے وہ لگی تھی. ٹھیک ہے، تو ہم بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر صاحب سے، بی ایم او صاحب سے اور تحصیلدار صاحب سے بہت پرزور گزارش کرتے ہیں، مہربانی کر کے وہاں پہ ایک بار آ کے وزٹ کیجئے کہ وہاں پہ کون سا کام ہوا ہے. آپ بول رہے ہو ہیلتھ سیکٹر بہت بڑا اچھا چل رہا ہے کوکرناگ میں، کیا ہم گاؤں کے لوگ ہیں؟ گاؤں کے لوگوں کے لیے ہاسپٹل نہیں ہے؟ مہربانی کر کے اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کرے. اگر وہاں پہ پی ایچ سی ہے تو وہ پی ایچ سی نہیں ہے، خدا کی قسم وہ پی ایچ سی نہیں ہے. وہ مطلب بالکل کھنڈر بنا ہوا ہے، دیواروں پہ گھاس آ گیا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. یا ہیلتھ سیکٹر جہاں پہ مطلب لوگوں کا علاج ہوتا تھا، ٹھیک ہے، وہاں پہ اب لوگ خراب ہو رہے ہیں. مہربانی کر کے وہاں پہ ایک بار وزٹ کیجئے. ہمارا علاقہ متھندو میں پڑتا ہے. جہاں تک بات ہیلتھ سیکٹر کی ہے، ہیلتھ سیکٹر از ویری امپورٹنٹ سیکٹر فار ہیومن لائف. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہر جگہ جو ہیلتھ سیکٹر فیسلٹیز بیسٹ ہے. جہاں پہ ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جو ہیلتھ سیکٹر ہے وہ ہمیں بیسٹ ایور سروسز پرووائڈ کرے، وہی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کن حالات میں کام کرتے ہیں. ایک ہیلتھ سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جن کو پبلک ریسک کا فیس ہر وقت کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو، کوئی ایمرجنسی ہو تو ڈاکٹر سٹریس میں رہتے ہیں. ایکچولی ڈاکٹرز جو ہے وہ 24/7 کام کرتے ہیں. لیکن وہی گورنمنٹ کا بھی ایک دائتو بنتا ہے کہ وہ ہیلتھ سیکٹر کو اگر کہیں پہ اپ گریڈ کرنا ہوگا یا کہیں پہ اپ گریڈیشن کی ضرورت ہوگی، جیسے متھندو کی بات کی انہوں نے، ایسے ہمارے کپرن ایریا میں ہے، ویری ناگ میں ہے، سادی وارہ میں ہے، کمر میں ہے. یہ نہیں کہ انفراسٹرکچر وہاں پہ نہیں ہے، انفراسٹرکچر ہے، لیکن جہاں ہم 21 سینچری میں رہ رہے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کریں گے ایز سٹیزنز کہ ہمیں بیسٹ سے بیسٹ سروسز دی جائے، لیکن وہی ہمیں یہ بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ڈاکٹرز جس سٹریس سے گزرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ رات دن کام کرتے ہیں. میں ڈاکٹر شاہد بانڈے آن بیہاف آف بی ایم او صاحب اینڈ آن بیہاف آف ہیلتھ سیکٹر جاوید صاحب سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا جو ایس ڈی ایچ سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے، دس از ناٹ اے سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل، لیٹ می ٹیل یو فرینکلی. یہ دس از بیسکلی اے سی ایچ سی، کمیونٹی ہیلتھ سینٹر، جس میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نہیں ہوتا ہے. سو ہماری پہلی مانگ یہی رہے گی کہ آپ اس کو اپ گریڈ کروا دیجیے فرام سی ایچ سی ٹو ایس ڈی ایچ، نمبر 1. نمبر 2 جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو جاوید صاحب نے بولا کہ سرجریز نہیں ہوتی ہیں، میں خود ایک جنرل سرجن ہوں، پلس میں ایک پیڈیاٹرک سرجن بھی ہوں. تو آپ کو میں دونوں یہاں پہ سرجریز ہوتی ہیں. پرسوں ہم نے 2 منتھس بیک ہم نے ایک 1.5 ایئر اولڈ بچہ کیا، 1.5 سال کا بچہ کوکرناگ میں آپ کے علاقے میں کیا. تو اتنا چھوٹا بچہ یہاں پہ ہم نے آپ کو کیا. ہمارا جو ورک ڈن ہے سرجریز کا، جو سرجریز کا ورک ڈن ہے، کم از کم ایل ایس سیز جو ہوتے ہیں وہ کم از کم ہو جاتے ہیں 80، یعنی کہ اس میں ایمرجنسیز بھی آتی ہیں اور یہ کیا بولتے ہیں اس کو الیکٹو بھی آتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارا جنرل سرجری کا ڈپارٹمنٹ ہے، ہم یہاں پہ کافی سارے لوگ ہیں جن کی کوکرناگ میں ہی سرجری ہوئی ہے اور وہ اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں.
कम से कम हमारे यहाँ जो सर्जरीज होती हैं कम से कम 20 to 30 जो होती हैं वो मेजर सर्जरीज होती हैं पर मंथ, और इसके साथ साथ 30 to 40 जो होती हैं वो माइनर सर्जरीज होती हैं। इसके साथ साथ हम पीडियाट्रिक सर्जरी, क्योंकि मैं खुद एक पीडियाट्रिक सर्जन हूँ, तो पीडियाट्रिक सर्जरीज भी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, वो भी कुकरनाग डिस्ट्रिक्ट, कुकरनाग तहसील में। अच्छा, रही बात अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस की, तो हमारी जो पोस्ट स्ट्रेंथ है वो सिर्फ 4 स्ट्रेंथ्स हैं। एक सर्जन है, एक एनेस्थीसिया है, एक कंसल्टेंट जो गायनी में है, और पीडियाट्रिक्स है, और वो सारी के सारे पोस्ट ऑक्यूपाइड हैं, कोई पोस्ट वैकेंट नहीं है। मैं अगर डिपार्टमेंटों की बात करूं तो इस टाइम नंबर 1 पे हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट आता है पंचायतों के अंदर, जिन्होंने नंबर 1 पे काम किया है, उनको मुबारकबाद पेश करता हूं मैं इस रोबरो प्रोग्राम के तहत। उसके बाद हमारी अगर बात की जाए, मैं एक एडिशनल आपका सवाल करने के बगैर एक बात करूंगा, मिशन यूथ पे बात करूंगा, जो कि मिशन यूथ का जो एक प्रोग्राम चला था, हमारे यूथों ने क्या किया, हमारे पंचायतों को हुक्म दिया गया कि आप यूथ के लिए काम कीजिए, यूथों की टीम बनाइए, यूथ का एक ग्रुप बनाइए जो कि वहाँ पे फ़ायदे उठाएं और अपना रोज़गार चला सकें। हमारा जो लाडनू ब्लॉक है, वहाँ जो बीएमओ का ऑफिस है वो लाडनू ब्लॉक में है, और बदकिस्मती की वजह से वो कुकरनाग में बैठते हैं। उन्होंने लाडनू ऑफिस कभी देखा भी नहीं है। उसके बगैर अगर आप देखोगे कि जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ पे जितने भी हुकूमतें गुजरी, चाहे हम एनसी की बात करें, पीडीपी कांग्रेस की बात करें, तो यहाँ पे जितने भी हुकूमत, तो यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, नए मॉडर्न प्राइमरी हेल्थ सेंटर इंस्टॉल हुए। कई प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अगर मैं खारपुरा की बात करूंगा तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर खारपुरा में जो है वो किसी जमीन पे बन चुका है, और वहाँ पे वो घर वाला रहता है। इतनी बदकिस्मत की बात ये है कि कभी बीएमओ साहब वहां तक गए नहीं कि वो ये कहे कि ये घर वाला इस बिल्डिंग में जहाँ पे गवर्नमेंट ने 10 लाख 12 लाख इन्वेस्ट किए हैं, वहाँ घर वाला कैसे बैठ चुका है। और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मॉडर्न प्राइमरी हेल्थ सेंटर जहाँ बोर्ड लगा हुआ है, वो एक क्या कहें कि खट्टर सी बिल्डिंग जो है इसमें रहा है। और हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं, वहाँ पे कोई डॉक्टर साहिबान आता भी नहीं है। अगर लाडनू पीएचसी है, मथिंदू पीएचसी है, अगर एक डॉक्टर हफ्ते में एक डॉक्टर विजिट करता है, कम से कम उस गांव में जहाँ पे 12 लाख गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किए हैं, एक बार ये बीएमओ साहब वहाँ पे विजिट करे, वो देखे कि हमारे जो पैसे हैं ये कहाँ पे इन्वेस्ट हमने किए, और हमारे डॉक्टर साहब वहाँ जाते हैं। जैसे नमाज हम किसी भी जगह पढ़ते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी जमीन पर मस्जिद है, इसलिए मसला उठाना भी उसी तरह का है। इधर अनंतनाग का कोई आदमी अनंतनाग का मसला उठा सकता है, क्योंकि प्रोग्राम ही इसलिए है। इधर आपको इधर शांगस का आएगा, वो भी मसला अपना उठा सकता है। इसी तरह हम डूरू से आए हैं, डूरू में हमारे एक अस्पताल बना हुआ है, उस अस्पताल से निकाल के उसको दूसरे जगह शिफ्ट किया हुआ है। कम से कम 1 अरब रुपए की बिल्डिंग खड़ी है। जच्चा और बच्चा अस्पताल हम 10 साल से डिमांड कर रहे हैं कि उसमें जच्चा बच्चा अस्पताल खोलिए। हमको 150 किलोमीटर श्रीनगर जाना पड़ता है, तब तक बहुत मौतें होती हैं हमारे एरिया में। साल भर में कम से कम 20, 25, 30 लेडीज डेथ हो जाती हैं, जिनको ये दर्द होता है, दर्द ज़्यादा होता है उनको श्रीनगर पहुंचाने में। तो क्यों ना एक बच्चा का, अगर आप तरक्की का ढिंडोरा पीटते हैं, अगर आप कुछ, ये तो सिर्फ पंच और सरपंच की बात नहीं है, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है। ये डीसी साहब पहुंचा सकता है ये मैसेज। क्यों ना उधर एक जच्चा बच्चा अस्पताल को बनाया जाए। जब बिल्डिंग रेडी है, जमीन रेडी है, सब कुछ लगा हुआ है, उसमें वो ड्रग्स का अड्डा बन चुकी है वो बिल्डिंग। रात में उधर कौन रहता है, मतलब बेरहमी फैलती है उस बिल्डिंग से। उस बिल्डिंग को हालत वाले अपने कब्जे में नहीं ले रहे हैं, जब वहाँ ब्लड बैंक भी बना हुआ है, ऑपरेशन थिएटर भी बना, सब चीज बना हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं देती है। अब स्ट्रेंथ करने के लिए क्या है कि एनटीपीएचसी को जोड़ा गया है। पिछले महीने हमने एक एनटीपीएचसी वतनाड जो है वो हमने टेक ओवर कर दिया है। तो उसमें क्या है कि एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट रहता है, जो कुल स्ट्रेंथ है एनटीपीएचसी, लेकिन वो 24 आवर इंटू 7 नहीं चलता है। 24 इंटू 7 हमारे 4 पीएचसी चल रहे हैं, जिनमें से पीएचसी वांगाम, पीएचसी लारनू और पीएचसी एकिंगाम चल रहा है, क्योंकि वो 24 इंटू 7 गवर्नमेंट से ही आए हुए हैं। नंबर 3 चीज जो हमारे अमजद साहब ने जो बात उठाई थी आयुष्मान भारत के हिसाब में, मैं आपको बोलूं कि जो हमारा आयुष्मान भारत है वो नंबर 1 पे है इस टाइम। चाहे वो ड्रग्स के सेल में हो, आयुष्मान भारत के सेल में हो, हमारा जो अनंतनाग में जो सबसे ज्यादा सेल करता है आयुष्मान भारत के ड्रग्स, वो हमारा कुकरनाग डिस्ट्रिक्ट कर रहा है, जो कुकरनाग तहसील है वो कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2 जो हमारी जो ओवरऑल एनएफएसए है,
यानी कि नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट, उसमें हमारी जो पॉपुलेशन है वो 2 लाख पॉपुलेशन है हमारी यहाँ की। इट इज अराउंड 96 to 97% कवरेज है आयुष्मान भारत की। और आप देखेंगे कि अराउंड जो हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो काफी करोड़ में जा रहा है आयुष्मान भारत की वजह से, और वो फ्री सर्जरीज हो रही हैं। अगर किसी को भी कोई भी रिकॉर्ड जरूरत हो वो आप हमारे बीएमओ साहब से कलेक्ट कर सकते हैं। हेल्थ सेक्टर की बात करूंगा, मैं अपने इलाके की बात करूंगा। जहां पर आपने पीएचसीज बनाए हैं, सरकार से गुजारिश रहेगी कि आप उन पीएचसीज को ऑगमेंट करें। नए अस्पतालों से, नए पीएचसी से बेहतर है कि जो आपके पास बने पड़े हैं, वहां पर डॉक्टर्स की कमी है, वहां पर इक्विपमेंट्स की कमी है, आप उनको ऑगमेंट करें। मैं एक मिसाल दूंगा, कांडीवारा हमारा एक गांव है, वहां पर एसटी बस्ती भी है, कश्मीरी बस्ती भी है। मुझे लगता है कि इस इलाके को नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को पता होगा, जब वहां पर वो गाड़ी का एक्सीडेंट, बच्चों के गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, कुछ हमारे लड़के वहां पर, कुछ हमारे बच्चे वहां पर शहीद हुए थे। तो उस वक्त से लेकर आज तक अस्पताल पड़ा है, लेकिन फिर जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, हाफ ऑफ द कंस्ट्रक्शन तब से लेकर 2 साल से पड़ा है। गुजारिश रहेगी कि आप उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें जहां पर आपके पास पीएचसीज बने हैं, ब्यूटीफुल पीएचसीज बने हैं, हिलर हो, बमडूरा हो, उनको आप ऑगमेंट करें। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज हमारे, चाहे वो कोई भी पेरिफेरल जो हॉस्पिटल्स है, अनंतनाग तो हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, हमारे जो पेरिफेरल हॉस्पिटल्स है, चाहे वो कुकरनाग हो, चाहे वो अच्छबल हो, वेरीनाग हो, डूरू हो, काजीगुंड हो, वहां पे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी सर्जरीज होती है वहां पे। हमारे डूरू हॉस्पिटल में है या हमारे जो बाकी पेरिफेरल हॉस्पिटल्स में है, दिन ब दिन फैसिलिटीज के साथ साथ में हमारी जो सोच है वो भी बदल रही है। और हमें हर वक्त एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जहां पे एक चैलेंज होता है, अगर नॉर्मली आप किसी को कहेंगे कि मुझे पानी पीना है, तो पानी एक ऐसी चीज है आप रुक नहीं सकते हैं। नंबर सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो 4% लोग जो बाकी रह रहे हैं, जैसे हमारे पास कोई सर्जरी करने आया हमारे पास कुकरनाग में, तो हम क्या करते हैं, हम ऑन डिमांड ही उधर ही बना देते हैं उसका गोल्डन कार्ड, और उसकी जो सारी सर्जरी है A to Z सारी फ्री हो जाती है। नंबर 1। नंबर सेकंड, अब जो टेक्निकल इश्यूज है, जैसे उन्होंने बोला, अमजद साहब ने बोला कि जो 4% लोग हैं उनमें अभी मतलब ये नहीं होता है, जैसे अंडर 5 ईयर एज जो है, तो हमने क्या किया है उनमें कि जो उनके पेरेंट्स है जिनको गोल्डन कार्ड है, हम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं थ्रू पेरेंट्स अप टू 5 ईयर्स, उनका आधार कार्ड और वो नहीं बना होता है, तो हम जो फैसिलिटीज ऑक्यूपाई उनको दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं ड्यू टू पेरेंट्स। अच्छा, अब जो जिनको प्रॉब्लम है फिंगरप्रिंट या बाकी चीज, हमने उसमें ये कर दिया है कि हम उसमें आधार कार्ड बेस्ड अब ये आयुष्मान भारत कार्ड बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट नंबर 1 पे होना चाहिए। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको आप कहेंगे कि मुझे पेन है, पेन एक ऐसी चीज है आप रुक नहीं सकते हैं, लेकिन इस पेन के साथ साथ में हमें यह भी देखना है कि अगला जो है वो भी इंसान है जिसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। अल्लाह ने डॉक्टर को एक हैसियत बख्शी होती है और इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है, तो हमें डॉक्टरों की और जो मेडिकल टीम है, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो बाकी जो ट्रेजेडीज दिन ब दिन, जाए रोड एक्सीडेंट्स, आरटीआईज होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स में, या बाकी जो हमारी जो माएँ बहनें हैं, उनकी डिलीवरी के वक्त मुझे लगता है कि पिछले कई सालों से हेल्थ सेक्टर में चेंज आई है, लेकिन ये काफी नहीं है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा जो कि एक डॉक्टर के हाथ में नहीं है, वो दायित्व गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए कि अगर कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पेशी है उसको पूरा करें। आज से ठीक 1-1.5 साल पहले यहीं पे रूबरू की टीम का एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें हमने बहुत सारे मसाइल एजुकेशन के बारे में रेज किए थे। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से शायद गवर्नमेंट तक वो बात पहुंची। आज हम गवर्नमेंट का किसी हद तक मशकूर हैं कि उन्होंने 5वीं जमात से ऊपर जो निज़ाम था, इनका सिलेबस जो था वो सेम कर दिया। चीज़ा है कि सरकारी स्कूलों में बहुत तालीम याफ्ता हमारे बच्चे हैं। जो हमारे प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल है,
अक्सर हम देखते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल है टीचर ज़्यादा है बच्चे कम है। तो हमारे एजुकेशन सेक्टर में जो आया है NEP आया है 2020 जो आया है 2020 आया है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट जो स्टूडेंट जिसमें जिसको इंटरेस्ट होगा वो वही सब्जेक्ट ले सकता है। शेक्सपियर का कौल है, नथिंग इज गुड एंड बैड, थिंग्स मेक्स इट सो। एट लीस्ट +2 तक बच्चों को मोबाइल फोन ना दिया करें। बच्चे इसलिए बायतुल चाहते हैं कि ताकि वहाँ पे एक अच्छा टीचर हमें मिले और वहाँ पे हमें अच्छी एजुकेशन मिले। गवर्नमेंट स्कूलों में हाजिरी कितनी है, जबकि अरबों रुपया खर्च करती है गवर्नमेंट एजुकेशन के सिस्टम पर। एक पेरेंट कुछ भी करेगा लेकिन अपने बच्चे के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। जितनी महंगी एजुकेशन आ जाए, आने वाली नस्लें इस एजुकेशन को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। तो इंसान को ये चाहिए कि एक गोल होना चाहिए जिंदगी में, कि हमें क्या करना है, कहां तक पहुंचना है। नाज़रीन, जैसा आप सब जानते हैं कि हर एक चीज का वक्त जो है वो मुकर्रर किया होता है और इसी तरह हमारे इस प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पे खत्म होता है। तो नाज़रीन, अगर आप भी चाहते हो हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ना, तो आप सोशल मीडिया के जरिए हमसे जुड़ सकते हो। तो नाज़रीन, दीजिए रूबरू की पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां।